हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे बिहार इलेक्शन 2020 के बारे में। बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था, बिहार विधानसभा जो चुनाव था 2020 का, इससे रिलेटेड हम लोग चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वेबसाइट जो है एक एनएस नॉलेज पॉइंट का एक वेबसाइट जो कि नया भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन कुछ इस पर आपको देखने को मिल सकता है। वेबसाइट है nskp.in, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा जो कि रिटर्न फॉर्म में रहेगा। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बिहार इलेक्शन 2020 की बात करें तो 2020 ये आपको मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। मेंस में हम लोग इसको देखें तो क्या क्या इसका डायमेंशन हो सकता है, किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला चीज़ देखें तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार का जो चुनाव है बाकी सब चुनाव से किस प्रकार डिफरेंट था, मतलब इसमें कुछ क्या खासियत था, तो क्या अलग था, वो पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें पूछ सकता है कि इसमें जाति और धर्म की, रिलीजन एंड कास्ट की किस प्रकार की भूमिका रही। तीसरा इसमें देखा जा सकता है कि इससे हमारा जो है क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है बिहार का, यानी बिहार का क्या नई उम्मीद जो कह सकते हैं, उम्मीद इसमें हो सकता है। चौथा है कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या था, चुनावी मुद्दा जो मुख्य रूप से क्या था। ये चार अगर डायमेंशन आप कवर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिहार इलेक्शन 2020 से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको अच्छा से कवर कर लेते हैं। हम लोग अभी इस इलेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग सबसे पहले समझें कि ये जो विधानसभा का चुनाव था, ये 17वीं विधानसभा का चुनाव था, 17वीं विधानसभा चुनाव था। इसके पहले 16वीं था, और 16वीं का जो एंड हो रहा था वो 20 नवंबर 2020 को ये ख़त्म हो रहा है। सॉरी, ये 29 नवंबर को हो रहा है ख़त्म। उसके बाद में अभी जो है 16 नवंबर 2020 को नई सरकार जो है वो शपथ लेगी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें टोटल हम लोग जानते हैं, जैसा कि हमारा जो स्टेट है बिहार जो है ये बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब यहाँ पर द्विसदनात्मक है। एक हो गया जो परिषद हम लोग कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक हो जाता है MLA यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कहते हैं विधानसभा। विधानमंडल का इसका दो अंग हो गया, एक हो गया विधान परिषद, एक हो गया विधानसभा, जिसको हम लोग कहते हैं जो चुन के आते हैं विधान परिषद में उसको MLC कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं MLA। दोनों का चुनाव करने का जो प्रक्रिया है दोनों का अलग है। अभी साथ साथ MLC का भी अभी चुनाव हुआ है और उसके साथ साथ MLA का भी चुनाव हुआ है। हम लोग इसमें बात करेंगे हम लोग MLA के बारे में, ठीक है। टोटल जो हमारा MLA यानी टोटल विधानसभा का जो सीट है वो है 243 जब सीट है टोटल, तो इसमें आपको चुन के जो जीत कर आते हैं, अगर उनको क्लियर मेजोरिटी चाहिए, क्लियर मेजोरिटी यानी उनको सरकार बनाने के लिए उनको चाहिए कम से कम उनको 122 सीट चाहिए। 122 सीट अगर उनको मिलता है तो उनको क्लियर मेजोरिटी मिल जाएगा और वो जो है अपनी सरकार को गठन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है क्लियर मेजोरिटी की बात करें तो क्लियर मेजोरिटी किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारा बिहार चुनाव में दो ग्रुप में बट गया था। एक हो गया था महागठबंधन, आप लोग सभी जानते हैं, और दूसरा हो गया NDA। ये दो ग्रुप में इलेक्शन हुआ, जिसमें कि छोटी छोटी कई पार्टियां जो है महागठबंधन के साथ जुड़ गई और कई पार्टियां जो है NDA से जुड़ गई। उसके अलावा कुछ जो पार्टी और भी रही जो कि निर्दलीय रही, उसके अलावा LJP रहा और फिर OWC का पार्टी रहा। ये सब चीज़ें भी उससे जुड़ी रही। अब इसमें हम लोग देखें कितना किसको सीट मिला। टोटल हम लोग देखें, अगर हम लोग सबसे पहले महागठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन को टोटल जो सीट मिला है इस बार वो मिला है 110। 110 में से 75 सीट जो है वो RJD को आया, कांग्रेस को आया 19 सीट, ठीक है। और CPI का 3 ग्रुप है, CPI ML यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी, CPI ML हो गया, इसका 12 सीट आया है। CPI जो अकेले हो गया इसका 2 सीट आया है, और फिर CPI M जो है इसका भी 2 सीट आया है। तो इस प्रकार का टोटल हम लोग इसको देखेंगे तो टोटल 110 सीट जो है, जो कि महागठबंधन अपना ग्रुप बनाकर लड़ रही थी, उसमें आया। NDA में BJP का सबसे ज़्यादा रहा, कितना है, ये 74 सीट लाने में कामयाब रहा, 74।
उसके अलावा इसमें जदयू का रूप रहा, जदयू का रोल रहा, ये 43 सीट रहा। हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो है, हम जीतन राम मांझी जी का जो पार्टी है उनका 4 सीट रहा। और उसके अलावा वीआईपी जो है पार्टी जो कि मुकेश सहनी का है, ये 4 रहा। तो टोटल इस प्रकार जो देखे दोनों मिला के देखा जाए, टोटल मिला के तो 125। अब चूंकि 125 यहाँ पे आ गया, यानी जो हमारा जो मैजिकल फिगर है 122 का, ये तो क्रॉस कर गया। 122 का फिगर क्रॉस करने का मतलब हो गया कि अब जो है सरकार जो है वो एनडीए की बनेगी, ये तो कंप्लीटली डिसाइड हो गया इस इलेक्शन से। इसके अलावा अब दूसरी पार्टी की बात करें तो एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिला। उसके अलावा बीएसपी को 1 सीट मिला, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिला। और एएमआईएम जो ओवैसी का पार्टी है इसको 5 सीट मिला। और फिर जो निर्दलीय हैं इनको मिला 1 सीट। टोटल सीट को अगर हम लोग देखेंगे तो 110 हो गया महागठबंधन का, 125 हो गया एनडीए का, और इधर आप अगर देखेंगे तो 5, 2, 7, 1, 8 सीट जो हो गया अन्य हो गया। तो टोटल यहाँ पे 243 सीट का ये कन्फिग्रेशन हमारे यहाँ प्राप्त हुआ। इस बार का देखे जाए तो मतगणना लगभग जो है वो मतगणना इसमें काफ़ी लंबा चला था। इसी पर सवाल भी उठाया जा रहा है क्योंकि इस पर विवाद खड़ा और मतगणना इस बार लगभग 16 घंटा चला है। 16 घंटे मतगणना करने के बाद में इस बार फाइनल काउंटिंग क्लियर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी को एक डाटा हो गया, एक क्लियर हो गया, एक लग गया इन्फॉर्मेशन। नीतीश कुमार को इस बार फिर जो है एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए इनको चुना गया है। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि अब चूंकि इनका कम सीट है उसकी वजह से, लेकिन नीतीश कुमार इस बार फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। और ये नीतीश कुमार 7वीं बार ये मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, ये चुने जाएंगे। हम लोग और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिप्टी सीएम के रूप में 2-3 कैंडिडेट का नाम आता है। इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। 2 डिप्टी सीएम में अभी जो रिसेंट भी चर्चा जो हो रहा है वो हो रहा है तारकिशोर प्रसाद, और फिर एक हो रहा है रेणु देवी। तो माना जा रहा है कि इनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। और ये पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएंगे? पद और गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन है आप लोग बताइए? राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान जो है राज्यपाल हैं और ये जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और इसको जो इस बार राजभवन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राजभवन से पहले गांधी मैदान से होता था, लेकिन इस बार जो है कोविड-19 को देखते हुए राजभवन से इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार की अगर चुनाव की बात करें तो इस बार चुनाव जो है 3 फेज में हुआ था, 3 फेज में हुआ था। 3 फेज में इस बार का चुनाव हुआ था। पहला फेज था वो हुआ था 28 अक्टूबर को, दूसरा फेज था वो था 3 नवंबर को, और जो तीसरा फेज था वो था 7 नवंबर को, और काउंटिंग जो था वो था 10 नवंबर को। ये सब तो आप लोग को पता होगा। इस एक हम लोग रफ इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग अब इतना तो आपको एक डाटा हो गया, हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभी जो इस बार का जो हम लोग क्वेश्चन जो पूछ सकता है बीपीएससी मेंस में, उसका पहला सेक्शन में देखें इस बार का मेन इशू क्या था, चुनावी मुद्दा जो है किसको बनाया गया। इसमें हम लोग 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करें। तो पहला चीज जो था चुनावी मुद्दा इस बार जो बनाया गया, जो कि दोनों पार्टियों के द्वारा इस पर उठाया गया और दोनों बड़े लोक लुभावन वादे भी किए इसमें। हालांकि इसका कितना जमीन पे इसको उतारा जा सकता है तो आने वाला समय बताएगा। पहला था जॉब, जो बेरोजगारी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है उसको लेकर समस्या हो रही है। तो जॉब के लिए दोनों पार्टियां अलग अलग इसमें अपना लोक लुभावन वादा किया है। उसके साथ साथ जॉब एंड इकोनॉमी को हम लोग एक साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये इस बार चुनाव का पहला मुद्दा यही था। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कि रोजगार को प्राथमिकता दिया गया है, रोजगार और अर्थव्यवस्था। दूसरा जो चुनावी मुद्दा इस बार का बनाया गया वो था माइग्रेंट लेबर। चूँकि कोविड-19 का समस्या था, कोविड-19, तो बहुत सारे जो ऐसे लेबर्स है जो कि बाहर से आ गए तो उनके लिए सरकार जो है क्या ऐसा नियम उठाएगी। कोविड-19 ठीक है, कोविड-19 के समय जो लेबर आए इनको जगह पकड़ाया जाए, इनको व्यवस्थित किया जाए और इनको यहाँ पे किस प्रकार का काम दिया जाए, क्या इसको एक्टिविटी किया जाए। तो इसको माइग्रेंट लेबर जो प्रवासी बिहारी जो हो गए, प्रवासी मजदूर हो गए, उनके लिए जो सरकार जो है बार बार मुद्दा उठा रही थी कि उनके लिए एक से कुछ वादे किए जा रहे थे।
तीसरा है कि इस बार के चुनाव में ये भी देखा गया कि डेवलपमेंट इशू भी देखा गया। डेवलपमेंट में जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार जी का था, उनका कहना था कि अभी तक जो डेवलपमेंट किया गया है, जो 15 साल में नीतीश कुमार के द्वारा जो किया गया है, अगर ये आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट, ये विकास नहीं है, तब आप नहीं वोट दे सकते हैं। ऐसा नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में बताए थे। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को इशू बनाया गया। इसमें मोदी गवर्नमेंट यानी सेंटर और साथ साथ जो नीतीश गवर्नमेंट, ये दोनों का डेवलपमेंट के बारे में इसमें काफ़ी हाईलाइट किया गया कि ये दोनों हैं तभी विकास हो सकता है, ऐसा मतलब प्रचार हुआ। चौथा देखें, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया गया है। इस बार के चुनावी के मुद्दा में ये भी था कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसको चुस्त दुरुस्त और भी किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए और इसको और भी बेहतर बिहार बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर था। पांचवा पॉइंट में देखें, वो था कि कोविड-19 के दौरान जो है, उसमें देखा गया कि बिहार में लगभग 97% मरीज जो इन्फेक्टेड थे वो ठीक हो गए। तो कोविड-19 के समय देखा जा रहा है कि इस पर जो है बिहार सरकार अपने रणनीति की बदौलत और यहाँ पर लॉकडाउन या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू करने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब लॉकडाउन के बाद में कोविड-19 के समय काफ़ी अच्छा इसमें प्रबंधन हुआ। तो इसमें कह सकते हैं इफेक्टिव यानी प्रभावी प्रबंधन। एक और पॉइंट हम लोग, छठा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, वो है कि एजुकेशन को भी इशू बनाया गया कि शिक्षा व्यवस्था को और भी कैसे बेहतर किया जाए। तो ये आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग सब कलेक्ट कर लीजिएगा। पहला जॉब इकोनॉमिक इशू हाईलाइट किया गया था, दूसरा था कोविड-19 माइग्रेंट लेबर का जो समस्या उसको समाधान के लिए डेवलपमेंट विकास मुद्दा विषय बनाया गया था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रशासन का मुद्दा था। कोविड-19 का किस प्रकार मैनेजमेंट किया गया, ये भी इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। और वो छठा देखें तो वो है एजुकेशन को भी देखा गया इस बार के चुनावी मुद्दा के रूप में। इस बार का जो चुनाव था, जो 2020 का जो इलेक्शन था, इसमें देखा गया कि महिलाओं को इस बार भागीदारी काफ़ी अच्छा देखा गया। ओवरऑल जो टोटल वोटिंग हुआ, ओवरऑल वोटिंग ये लगभग 57.05% हुआ, जो कि पिछले बार के देखा जाए तो 2015 में जो इलेक्शन था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। 2015 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.38% के आसपास में, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है इस बार का वोटिंग। तो 57.05% है। इसमें महिला वोटर जो हैं उनका योगदान काफ़ी रहा। वो 59% महिलाएं, जितना भी कैंडिडेट थे, जितना भी मतलब कि जो चुनाव जो वोट देने वाले थे, वोटर्स थे, उस 59% महिलाएं जो है वोट दी और 54.68 इतना परसेंट पुरुष जो है इस बार का चुनाव में अपना टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट पुरुष जो है अपना मताधिकार का प्रयोग किया। शपथ ग्रहण हम लोग, जैसा कि हम लोग देख लिए कि शपथ ग्रहण इस बार राजभवन के राजेंद्र मंडप में किया जाएगा। उसका मेन वजह है कि कोविड-19 की वजह से इसको गांधी मैदान नहीं किया जाए। गांधी मैदान करने की वजह से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की संभावना थी। अब हम लोग देखें, कुछ हम लोग जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। जीके मतलब ये जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का हो सकता है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उसमें हम लोग देखते हैं पवन चामलिंग। पवन चामलिंग ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, आप लोग बताइए। ये थे सिक्किम के मुख्यमंत्री और ये लगभग रहे हैं 23 साल और 4 महीना 18 दिन। 23 साल 4 महीना 18 दिन सबसे ज़्यादा टाइम तक अभी तक जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका नाम है पवन चामलिंग। दूसरा नंबर पर जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे वो रहे ज्योति बसु। ज्योति बसु बंगाल के रहे थे चीफ मिनिस्टर, और ज्योति बसु भी लगभग 23 साल ही रहे और पवन चामलिंग के बराबर ही रहे। ये भी 23 साल 4 महीना और ये जो है 7 दिन रहे। मतलब कि पवन चामलिंग और ज्योति बसु के बीच में 11 दिन का डिफरेंस हो गया। तीसरा देखें वो है मानिक सरकार। तीसरा है जियांग अपांग। तीसरा है जियांग अपांग, जो कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश का सीएम थे। अरुणाचल प्रदेश का सीएम थे। अब ये 22 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करें चौथा। ये 3 हम लोग देख लिए। चौथा की बात करें तो वो है मानिक सरकार। मानिक सरकार कहाँ थे, त्रिपुरा के। मानिक सरकार जो है ये भी 20 साल तक रहे। 5वां स्थान जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे वो रहे शीला दीक्षित। आप लोगों को पता होगा शीला दीक्षित कहाँ के सीएम थी। ये थे 15 साल तक रहे वो शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। छठा जो मुख्यमंत्री के रूप में रहे वो श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह रहे, ये भी कितना दिन रहे, ये भी 15 साल रहे। और 7वां स्थान पे हमारे हो गए नीतीश कुमार। इनका 15 साल के टेन्योर पूरा करने के बाद में 15 साल प्लस इनका पीरियड स्टार्ट हो गया। तो अभी देखा जाए सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहने वाले जो हैं उसमें नीतीश कुमार जी का अभी जो है 7वां स्थान है। ठीक है, इनको अगर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार ये हम जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि नीतीश कुमार ये 7वीं बार सीएम बन रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये हम लोग जी के ग्रुप में हम लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि पहली बार कब बने थे, जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे मार्च 2002 में, 3 मार्च 2002 में। आपको डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साल ध्यान में रखिएगा। 3 मार्च 2002 से 10 मार्च 2002 तक बने थे। और ये जो है 10 मार्च 2002 यानी टोटल जो 7 दिन के लिए ही ये मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार जो बने वो बने 2005 में। 2005 में 24 नवंबर 2005 से लेके 24 नवंबर 2010 तक, मतलब पूरा जो है अपना टेन्योर पूरा किए, 5 साल का अपना लाइफ पूरा किए। तीसरी बार बने वो नवंबर 2010 में। ठीक है, ये 17 मई 24 नवंबर तक बने थे। उसके बाद में 26 नवंबर 2010 से फिर से मुख्यमंत्री बने और ये कब तक चले, 17 मई 2014 तक। 17 मई 2014 तक के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में फिर किसी कारणवश जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद फिर जीतन राम मांझी के द्वारा इस्तीफा देने के बाद फिर से इनकी सरकार बनी और वो बनी 22 फरवरी 2015 से, यानी 22 फरवरी 2015 से फिर इनकी सरकार बनी और ये लगभग चला 19 नवंबर 2015 तक। उसके बाद में फिर आए महागठबंधन की सरकार आ गई थी और महागठबंधन की सरकार के बाद में फिर 27 जुलाई 2017 से लेकर 15 नवंबर 2017 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में रहे। तो ये 5 टर्म हो गया। छठा टर्म इनका जो हुआ, छठा टर्म देखें तो ये चला 16 नवंबर 2017 से लेकर 15 नवंबर 2020 तक, क्योंकि ये 16 नवंबर से इनका 16 नवंबर 20 से इनका 7वां टर्म स्टार्ट हो रहा है और ये अभी चलता जाएगा। तो ठीक है, ये मतलब मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के सीएम है उनका ये 7वीं बार है। तो इसका हम लोग के बाद ये रफ आइडिया आपको काम आएगा। हो सकता है जीके वगैरह में, प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंस में तो इससे कोई इतना ताल्लुकात नहीं है, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं, खाली आप डाटा याद रख लीजिए कि हाँ 7वीं बार ये मुख्यमंत्री के पद के रूप में ये पद ग्रहण किए। अब हम लोग इसकी बात करें, इस चुनाव की समीक्षा हम लोग करते हैं। इस चुनाव की समीक्षा करने के बाद में हम लोग को पता चलता है क्या कुछ इसमें इस चुनाव में न्यू देखा गया। इसमें चुनाव का समीक्षा करने के बाद में क्या कुछ अलग दिखा बाकी सब चुनाव से, ये मेंस के लिए बहुत अच्छा एक मतलब ये पॉइंट हो सकता है। इसको हम लोग कई पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर इस बार देखा गया कि सिर्फ क्षेत्रीय, जिसे जनरली जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, चूँकि क्षेत्रीय चुनाव है, एक स्टेट इसमें भागीदारी होती है, लेकिन इसमें देखा गया कि क्षेत्रीय चुनाव के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के भी कई मुद्दे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो यानी बिहार का डेवलपमेंट के साथ साथ देश का डेवलपमेंट यानी इंडिया की बात किया जाए तो ये दोनों को मिला के देखा गया कि इस बार चुनाव में है, ये दोनों का इसका भूमिका देखा गया। तो रीजनल मुद्दा के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दा भी इस बार काफ़ी हाईलाइटेड है। दूसरा चीज़ है, और इससे पता चलेगा कि ये दोनों मुद्दे जो है प्रभावित कर सकते हैं किसी भी क्षेत्रीय चुनाव को। दूसरा चीज़ देखा जाएगा कोरोना संक्रमण और जो पलायन है, ये भी इस बार के चुनाव में देखा कि इसकी वजह से क्या है कि लोगों ने कोरोना-19 में जिस प्रकार का इन्होंने बिहार सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया, तो इस कारण राजग में यानी एनडीए में लोगों का विश्वास और बढ़ा कि नहीं, कोरोना-19 में काफ़ी अच्छा मतलब बिहार सरकार ने एक्शन लिया और पलायन जो हो रहे थे, पलायन होकर जो मजदूर गए थे उनको वापस लाया गया, या फिर जो भी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा से इसको लागू किया गया। इसके वजह से क्या हो गया कि इसमें हमारा जो इलेक्शन का जो चुनाव का प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखा गया। हम लोग और भी देखेंगे। तो कोरोना-19 में देखा गया कि इस बार जो है इशू रहा और इस बार इसको फायदा एनडीए को मिला। तीसरा चीज़ है, महिला जो है इस बार जो है पुरुष से ज़्यादा मतदान किए।
यानी महिलाओं की जो भूमिका है मतदान में वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहा पुरुष की तुलना में। और महिलाओं को बोला जाता है कि ये साइलेंट वोटर्स के रूप में काउंट होते हैं और ये जो है अधिकांश जो है ये वोट जाता है वो माना जाता है कि एनडीए की तरफ गया है, ऐसा आकलन किया गया है। तो ये महिलाओं का इस बार जो परसेंटेज भूमिका रहा वो ज़्यादा रहा। चौथा मुद्दा हम लोग देखें, चौथा मुद्दा में आता है कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से देखा गया कि नंबर ऑफ बूथ जो है इस बार काफ़ी बढ़ाया गया, लगभग डबल के आसपास हो गया। डबल नहीं तो कम से कम उसका ए बी करके कम से कम मतलब उसमें अगर 100 बूथ है तो उसमें 40-50 से ज़्यादा बूथ उसमें और भी बनाया गया। उसका मेन वजह था कि नंबर ऑफ बूथ बढ़ाया गया कोरोना की वजह से। इसके आगे की हम लोग बात करें तो 5वां पॉइंट में देखें कि इसमें जो है सभी ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट भी इस बार इंक्लूड किया गया, सभी मशीन के साथ इस बार लगाया गया। छठा देखें वो है कि इस बार जो वोटिंग का जो टाइम था सुबह जो 8 बजे से था, पहले होता था 5 बजे तक, लेकिन इस बार जो है वोटिंग टाइम सुबह 8 से 6 बजे तक बढ़ाया गया, मतलब 1 घंटा स्पेशली बढ़ाया गया। उसके साथ साथ जो कोरोना पेशेंट थे उनके लिए लास्ट आवर रखा गया, जो 1 घंटा बढ़ाया गया उसके लिए लास्ट आवर कोरोना पेशेंट के लिए, या कोरोना पेशेंट जो पॉजिटिव हैं या फिर उनके जो सिम्टम्स कुछ अगर दिख रहे हैं तो उनके लिए भी 1 घंटा लास्ट बढ़ाया गया, यानी 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये चुनाव देखा गया। 8वां पॉइंट में हम लोग देखें तो वो देखा गया कि इस बार डिजिटल माध्यम को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। चुनाव प्रचार कोई बड़ी बड़ी रैलियाँ तो नहीं हुई, तो डिजिटल मीडियम जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म बना चुनाव प्रचार करने के लिए। कोई भी बिग रैली जो है इस बार ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो इस बार का चुनाव का जो कुछ खासियत हम लोग देखें, जो कुछ नया चीज़ क्या दिखला, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला कि इस बार जो है क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी प्रभावी बन सकते हैं, ये इस बार देखा गया। दूसरा है कोरोना-19 और जो इसके इस समय का जो एक्शन लिया गया जो एनडीए सरकार के द्वारा, तो एनडीए में लोगों का इसमें ज़्यादा विश्वास देखा गया कि मतलब प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया। महिलाओं की भूमिका इस बार ज़्यादा हो गई। नंबर ऑफ बूथ जो है इस बार जो है ज़्यादा रखा गया बिकॉज ऑफ कोरोना, और ईवीएम के साथ सारे ईवीएम के साथ वीवीपैट कनेक्ट किया गया। इस बार टाइम को भी एक्सटेंड कर दिया, 8 बजे से 5 बजे के बजाय 8 बजे से 6 बजे कर दिया है। लास्ट आवर जो रखा गया था कोरोना पॉजिटिव के लिए रखा गया था, लेकिन वोटिंग चल रहा था। जो कोरोना पॉजिटिव या फिर उनके जो कुछ लक्षण है तो उनके लिए कोरोना का व्यवस्था किया गया, तो उसके साथ साथ जो है वो पीपीई किट जो है वो भी इसके साथ अटैच किया गया था। जो अगर पेशेंट है उनको पीपीई किट के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा और भी नई चीज़ ऐड किया गया था, जैसे कि 80 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं और जो विकलांग हैं उनको पोस्टल बैलेट के द्वारा उनको वोटिंग किया गया था। मतलब पोस्टल बैलेट भी इंक्लूड किया गया था किनके लिए, जो 80+ एज हैं और जो मतलब दिव्यांग हैं, तो उन सब के लिए जो है बैलेट पेपर के द्वारा जो है उनको वोटिंग करवाया गया। और इसके अलावा डिजिटल मीडियम जो इस बार बहुत बड़ा प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। तो ये सारे जो पॉइंट है जो कि इस बार के चुनाव में बिल्कुल अलग हट के देखा गया। अब इसमें हम लोग कुछ अगर देखें वो हम लोग देख सकते हैं कि क्या इस बार का चुनाव से क्या हमारा संभावना बनता है, यानी हमारा फ्यूचर बिहार की बात करें, क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं अभी के गवर्नमेंट से। अभी के गवर्नमेंट के द्वारा जो जैसे ही सरकार फॉर्मेशन की बात हुई तो नीतीश कुमार जी ने शुरू में ही बोला कि इस बार रोजगार को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो रोजगार इशू जो है इस बार संभावना बन रही है कि रोजगार में शायद कुछ ज़्यादा रोजगार जनरेट किया जाएगा। दूसरा चीज़ देखें वह कि इस बार महिला उद्यमिता पर भी नीतीश कुमार जी ने काफ़ी विश्वास दिलाया। महिला उद्यमिता, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बढ़ावा देने के लिए भी नीतीश कुमार ने काफ़ी इस पर जोर दिया। तीसरा देखें जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय माना जाता है कि एक सक्सेसफुल एक प्रोग्राम था, बहुत चीज़ों में सक्सेसफुल हुआ। इसका सेकंड वर्जन जो है निश्चय 2, 7 निश्चय 2 को इसको सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है, सफल क्रियान्वयन इसको किया जा सकता है, इस पर एक जोर दिया सकता है। चौथा है कृषि से ज़्यादा उम्मीद लगा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में नीतीश गवर्नमेंट अगर फिर से चुन के आई है तो ये कुछ न कुछ अच्छा कुछ करेंगे कृषि के क्षेत्र में। और 5वां जो क्षेत्र है वो है प्रवासियों का जो प्रबंधन है, यानी जो हमारे यहाँ प्रवासी बाहर से जो काम धाम छोड़ के जो हमारे यहाँ आए हैं उन प्रवासियों का प्रबंधन का भी इन पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहेगा, प्रवासियों का प्रबंधन।
ये सारे इशूज है जो कि आपको मेंस में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको रोल अदा कर सकता है। इन सारे पॉइंट को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा से काफ़ी अच्छा से मेंस लिख सकते हैं। तो किन्हीं के द्वारा ये दिया गया था, बताया गया था कि आप से इस पे एक टॉपिक इसको कवर करा दीजिए, बिहार इलेक्शन 2020। तो मेरे द्वारा ये कवर कराया गया। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की जानकारी पहुंचे और जो मेंस दे रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और आगे भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।